या सो या वेलकम बैक। एक्चुअली वो थोड़ा सा बीच में पता नहीं गलती से रिकॉर्ड स्टॉप हो गया था। सो हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाए तो ये रिफॉर्म किया गया। तीसरी क्या चीज थी कि लोगों के बहुत ज्यादा ज्यादा जमीनें थी। ठीक है भाई, कुछ लोग हैं इन्होंने क्या किया करप्शन के थ्रू, या भाई जेन्युइनली भी उनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी। एक एक फैमिली के पास बहुत जमीनें, तो कोई मतलब एक तरह से कोई बहुत अमीर था, कोई बहुत गरीब था। हम इकोनॉमिक्स में हम एक टर्म यूज करते हैं गिनी इंडेक्स के बारे में ना, कि इनइक्वालिटीज कितनी ज्यादा है। जैसे गिनी इंडेक्स कितना, मतलब 1 0 और 1 का स्केल होता है। मतलब जितना ज्यादा आपका 1 के करीब होगा उतना बेहतर है। ठीक है, सो इंडिया में गिनी इंडेक्स का जो है वो काफी कम है। इट मीन्स कि आपका काफी ज्यादा इनसिक्योरिटीज है, मतलब सॉरी इनइक्वालिटीज हैं आपस में। गरीब और अमीर, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है, जो गैप है, गैप बहुत ज्यादा है। सो यही यहाँ पे है ना। एग्रीकल्चर में तो ये चीज बहुत ज्यादा थी कि जो है जिसके जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, जिसके नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो बेचारा दूसरे की जमीन पे ही काम करके वो कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि किसी तरह से इस गैप को थोड़ा सा, जो इतना ज्यादा वाइड हो चुका है, इसको नैरो डाउन किया जाए। ठीक, तो इस नैरो डाउन करने की अप्रोच के लिए क्या किया गया कि इन्होंने लैंड सीलिंग लॉज लेके आए। लैंड के सीलिंग लॉज। ठीक है, अभी लैंड सीलिंग लॉज क्या थे? इन्होंने कहा कि देखो भाई, रखो जमीन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक रखो। तो 1972 तक में के बाद से एक लॉ आ गया कि कोई भी 18 एकड़ से ज्यादा लैंड नहीं रखेगा। ठीक है, 18 एकड़ से ज्यादा वेटलैंड। ठीक है, 18 एकड़ वेटलैंड और 54 एकड़ की अनइरिगेटेड लैंड। ठीक है, ये लॉ वो लॉ बना दिया, एक सीलिंग बना दी कि इतनी लैंड आप रख सकते हैं। और ये जो सीलिंग है ना, ये फॉर अ फैमिली है। ठीक है, फॉर अ फैमिली है। ठीक है, पर फैमिली के बेसिस पे। ठीक है, डिटरमाइन करेंगे फैमिली 18 एकड़ लैंड। ठीक है, ये नहीं कि बेटे को भी दे दिया 18 एकड़, तो इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया, इस तरह से तो आप पता नहीं कितना ले जाएंगे। तो इस हिसाब से ये बनाया गया रूल। आगे चलते हैं। चौथा रिफॉर्म बनाया गया कि इनको दिखा कि एक और मसला हुआ कि मेरी एक जमीन यहाँ पे, लेट सपोज कि एक शहर में रहता हूँ, एक जमीन यहाँ पे है, इसी शहर में एक जमीन दूसरी जगह पे, बहुत दूर दूर डिस्टेंस जमीन है। ठीक, तो अब क्या होता है, जब हमारी जमीन छोटी छोटी जगह पे होती है, तो छोटी छोटी जगह पे होने की वजह से हमारी हम उसकी जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो जमीन है फ्रेगमेंटेड लैंड है। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेड लैंड है। ठीक है, फ्रेगमेंटेड लैंड। तो अगर फ्रेगमेंटेड लैंड है तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको सही करना चाहता हूँ। मैं लैंड को कैसे कर सकता हूँ? कंसोलिडेट कर दो। लैंड कंसोलिडेशन की तरफ ध्यान दिया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि भाई जो जमीनें अलग अलग हैं, एक काम करो, बगल वाले से बात करो, बगल वाले को तुम ये वाली जमीन दे दो, इसको इसे जमीन ले लो। तो गवर्नमेंट ने हेल्प करी। ठीक है, इसको ये वाली जमीन नहीं, तुमको ये दिला दिया। ठीक है, क्योंकि उसकी सिर्फ ये लैंड थी, ये वाली लैंड की लगभग लगभग था, तो और ये वाली लैंड को तुम दे दो। ठीक है, तो इस तुम्हारी इतनी बड़ी जमीन हो गई अब, और ये किसी और को तुमने दे दी है, किसी और को दे दी। अब तुम इतने पे उपज कर सकते हो, तुम एक क्रॉप को ग्रो कर सकते हो, उससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, ये इंडिविजुअल लेवल पे फायदा हुआ, और साथ में ये कंट्री का भी तो फायदा हो रहा है, क्योंकि आप कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बनानी थी ना। तो इस तरह से। सो ये एक और चीज, कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात हुई थी। कोऑपरेटिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया। ये क्या था बच्चों? ये असल में क्या था कि देखिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग में है कि इट्स लाइक कि आप लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, हमें ये उगा रहा हूँ, आप ये उगाइए, इस तरह से। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प की जाए, एक फार्मर दूसरे के फार्मर की हेल्प करे। ठीक है, रिसोर्सेज, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं हूँ और ये मेरा एक और बंदा है, ठीक है, जो कि मैं ए हूँ, वो बी है, हम दोनों कर रहे हैं, तो हम लोग अपना एक सिस्टम लगवा लें, इरिगेशन सिस्टम लगवा लें, ट्यूबवेल लगवा लें। तो कॉपरेशन से क्या होगा कि हो सकता है मेरे पे खुद इतना पैसा ना हो कि मैं एक ट्यूबवेल अपने में पूरा लगवा सकूं, बट अगर हम 2 3 लोग मिल करके वो काम कर लेंगे तो हो सकता है हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये कॉपरेशन से काफी चीजें अच्छी हो जाती है ना। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट था, और ये मतलब लाइक लोगों ने इस पे काफी ज्यादा ध्यान दिया और प्रमोट किया, गवर्नमेंट ने भी। तो इस हिसाब से कुछ कुछ रिफॉर्म्स हो गए। ओके, तो ये रिफॉर्म्स से क्या देश में कुछ फायदा हुआ? यस, फायदा हुआ। हम लोग का जो, जब हम जब आजाद हुए उस टाइम पे हम, हमारी उपज बिल्कुल ही ना के बराबर थी, तो हमने काफी ज्यादा बढ़ा ली अपनी उपज। ठीक है, लगभग लगभग 1 मिलियन हो गई थी, लेकिन अभी भी सफिशिएंट तो नहीं हुए थे। ठीक है, अभी भी हमको जरूरत बढ़ रही थी। क्यों जरूरत बढ़ रही थी? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। तो अब मैं रेड पेन ले लेता हूँ, इसे बताता हूँ प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स तो रेड से बताते हैं। प्रॉब्लम्स, अब ये रिफॉर्म्स से कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी। पहली प्रॉब्लम जो कि ऑब्वियस सी है, एक ये कि जो जिससे आपने लैंड ली है, जो आपने जमींदारी सिस्टम एबॉलिश किया है, तो जो लोग हैं जमींदार, क्या वो जमींदार लोग, अभी भी देखा होगा जमींदार लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं।
ठीक है, वो पावरफुल लोग होते हैं, रसूख वाले लोग हैं, उनके काफी ज्यादा अपने जगह पे लोकली काफी स्ट्रांग है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उससे एकदम से नहीं भिड़ पाता, मतलब एक तरह से होता है ना कि आपको कॉपरेशन के साथ वो काम करना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी उसके साथ कि आपको वो पावरफुल लोग थे तो उनसे डील करने की प्रॉब्लम थी। ठीक है, एक और था कि फंडामेंटल राइट है हमारे पास, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है ना, तो अब कई बार क्या होता था कि जब तक कि लोग क्या करते थे कि लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, टाइम मिल जाता तो बेनामी प्रॉपर्टी के नाम बेनामी बेनामी ट्रांसफर कर लेते थे ना, बेनामी ट्रांसफर कर लेते थे, तो इससे प्रॉपर्टी को अपने पास बचाने की, अपने पास होल्ड करने की कोशिश करने लग गए। ठीक है, और जो लैंड रिकॉर्ड्स थे, अब तो डिजिटल होने लग गया, लैंड रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन होने लगे, वो मेंटेन्ड नहीं थे अच्छे से। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट हुआ कि कौन सी जमीन किसकी है। ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूट करने में ये प्रॉब्लम्स थी, एक चैलेंज था, एक प्रॉब्लम से चैलेंज था ये। ठीक, एक प्रॉब्लम ये थी कि जो आपका लैंड है, जो एग्रीकल्चर, सॉरी लैंड के जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा 3 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक स्टेट सब्जेक्ट होता है ना जो जिसपे स्टेट लॉ बनाता है, कुछ सब्जेक्ट सेंट्रल सब्जेक्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं जो कि दोनों मिलकर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, वाटर, और ये आपको पता है जैसे कि स्टेट सब्जेक्ट है आपका, ये लैंड एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। तो अब अलग अलग स्टेट ने अपने अलग अलग तरह से लॉज को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अलग अलग लेजिस्लेशन पास किए। ठीक है, तो कुछ ने रेंट लेजिस्लेशन पास नहीं किया। ठीक है, रेंट लेजिस्लेशन नॉट पास्ड, कुछ कुछ ने, किन्होंने नहीं पास किया लैंड लेजिस्लेशन, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ थे। ठीक है, एरियाज थे, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स थे, जम्मू एंड कश्मीर का था। ठीक है, तो इन्होंने नहीं पास किया था। तो खैर ये सब इनकी प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, और ये बात हो गई हमारी। इसके बाद अब हम इसके आगे चलते हैं और इसके बाद आगे बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो मैंने अभी अपनी दूसरी क्लास में बताया, और ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर से समझ सकते हैं आप क्या बनाने जा रहा हूँ मैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, सो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन, अब ये हमने अब एक फाइनल स्टेप लिया है, लीप कहते हैं ना, जैसे कि चाइना ने 1970 के टाइम पे एक इंडस्ट्रियल लीप लिया था, कभी उसके बारे में पढ़ा दूंगा, पढ़ लीजिएगा या खुद आप लोग, तो वो जैसे था। तो इंडिया ने भी एक एग्रीकल्चर में लीप लेने की कोशिश करी कि हम क्यों ना हम अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकें और हम अब सफिशिएंट बन सकें, सेल्फ सफिशिएंट बन सकें, और हमको जो डेवलप्ड देश है उनसे ना लेना पड़े खाने के लिए, ना उनसे हाथ ना फैलाना पड़े, और हम इवन हम अपना ज्यादा ही उपज कर सके और उन लोग को दे भी सके, एक्सपोर्ट भी कर सके। तो ये ख्वाब देख करके हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में एंटर किया। 1960s से लेके 1980s तक इस पे काफी सा काम हुआ, और हमेशा याद रखना इसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रख सकते हैं। 1964 तक तो वही प्राइम मिनिस्टर थे, 27 में एक उनकी डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद आपके कुछ दिन के लिए तो वो बने, फिर शास्त्री जी बन गए थे, तो शास्त्री जी भी 1964 से 66 तक थे। ठीक है, इसके बाद इंदिरा गांधी जी आ गई थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, 1966 से 19 आपका एक तरह से इमरजेंसी तक रही थी, 1977 तक ही रही है ये तो, बीच में 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी, फिर इसके बाद वापस से भी बनी थी खैर, और 1971 में वॉर, खैर ठीक है, 1965 का वॉर, खैर वो सब चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो या ये बात आ गई हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ये तो अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो दो नाम याद रखने, इन लोग का नाम याद रखती है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड कहाँ से आया और ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ, क्या ये इंडियन कॉन्सेप्ट था? नो, ऐसा स्टार्ट हुआ था, आपने नॉर्मन बोरलॉन्ग का नाम सुना होगा। तो जो नॉर्मन बोरलॉन्ग थे, उन्होंने ये मैक्सिको में की बात है, वैरायटी ऑफ सीड्स बनाई थी, वैरायटी ऑफ सीड्स इसे हाई यील्ड वैरायटी कहते थे। ठीक है, तो वहां से कॉन्सेप्ट फेमस हुआ कि ऐसा, या सो जिसका नाम मैं बोले जा रहा हूँ, ओके क्या हो गया, यस 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 यस, इट्स ऑटोमेटिक, प्रोफेसर नॉर्मन, ठीक है, बोरलॉन्ग। अब इन्होंने ये मैक्सिको के बता चुका, ठीक है, तो ये था। अब इंडिया में भी इसको लाने वाले जो दो नाम याद रखने हैं आप लोग को, सबसे फादर, अच्छा ये फादर ऑफ, ये आपके फादर है, ठीक है, ग्लोबल फादर है, ठीक है,
फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, ग्लोबली। MS स्वामीनाथन, ये कौन है? ये भी फादर है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की फादर है। साथ में एक और नाम याद रखना चाहिए आप लोग को, रंधावा साहब का, MS रंधावा का, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ओके, सो दिस वाज अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसमें हुआ क्या यार? देखिए हुआ क्या कि ना, हाई वैरायटी यील्ड की बात करी, ठीक है, हाई हाई यील्ड वैरायटीज की बात करी। ये जो हाई यील्ड वैरायटीज हैं, इसको बनाने के लिए कुछ आपकी जरूरत है, ठीक है, ऐसी वैरायटीज बनानी है जो कि ज्यादा यील्ड दे। ओके, ये इनको इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। क्या है रिक्वायरमेंट्स? क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? पहली रिक्वायरमेंट पानी की रिक्वायरमेंट है, वाटर की फैसिलिटी सही होनी चाहिए। दूसरी, इनको चाहिए फर्टिलाइजर्स। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए जो पेस्ट है उसके लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया। जो सीड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी की सीड्स इस्तेमाल किए गए। एक ये सब चीजें वो है, रिक्वायरमेंट है। अब पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या किया गया? गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए। क्या स्टेप उठाए गए? ये स्टेप्स पहले ही उठाए जाते, भाखड़ा नंगल डैम है और तमाम डैम्स में बनने जा रहे थे, तो डैम्स वगैरह बनाए गए, इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव किया गया, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी इम्प्रूव हुई, ठीक है, IMP लिख दे रहा हूँ, इम्प्रूव, ये समझ जाइएगा फैसिलिटी लिखा है। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स क्या है और पेस्टिसाइड्स क्या है? ये देखिए, ये केमिकल्स हैं जो कि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे? कॉस्टली होंगे। मैन्योर, खाद सस्ती होती है, फर्टिलाइजर्स महंगा होता है ना। तो अगर ये कॉस्टली है तो इससे तो बर्डन बढ़ रहा है, और अभी हमारे पास फार्मर्स के तो पैसे ही नहीं थे, अपनी उपज उनकी पूरी नहीं होती, आप तो बर्डन बढ़ा रहे थे, पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ, ये बात तो सच है कि पैसे की भी दिक्कत आएगी। तो इस पैसे की दिक्कत को सही करने के लिए उन्होंने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करी जो कि आज भी है, रूरल बैंक इंट्रोड्यूस किए। क्या किए? रूरल बैंक इंट्रोड्यूस किया। ये क्या थे? ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक। इसके बारे में आप पढ़िएगा, ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक के बारे में, और आप बांग्लादेश पहुंचेंगे और बांग्लादेश का एक नोबेल प्राइज के बारे में आप जानते होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए किसको नोबेल प्राइज मिला था, मैं फिर आपको कमेंट में बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है, थोड़ा इंटरेक्ट करते रहेंगे इसी तरह से। या सो रूरल बैंक में हम लोग, ठीक है, तो मैं था रूरल बैंक पे, तो रूरल बैंक इंट्रोड्यूस किए गए और फाइनेंस क्या हुआ, इससे डबल हो गया। लाइक हमने कहा कि इतना जितना पैसा तुम लोन देते हो, लोन दिया करो यार, लोन दो, क्योंकि जब मार्केट में पैसा डाला जाता है ना, अगर लेट सपोज कि कोई इकोनॉमी है वो डूब रही है, तो मार्केट को जब डूब रही होती है तो मार्केट पैसा डालने के बाद ही मार्केट में पैसा जनरेट होता है ना। सो ग्रेट डिप्रेशन आया था, है ना, 1930s का ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, या 2008 का डिप्रेशन आया था। तो डिप्रेशन में क्या होता है? गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जब स्पेंडिंग बढ़ाती है, जब लोग पैसा आता है तभी लोग खर्च करते हैं, जब लोग खर्च करेंगे तभी लोग इकोनॉमी, फिर तभी उसका पहिया जो इकोनॉमी को चलने लगता है, ठीक है, वरना पहिया स्लो हो गया। तो पहले आप पैसा दीजिए, फिर उनसे खर्च कराइए, फिर उस पर आप फिर पैसा कमाइए, इस तरह से अप्रोच रहती है। खैर, इकोनॉमिक्स इज द काइंड ऑफ थिंग जिसमें कि अलग अलग थ्योरीज है, कभी ये सच होता है, कभी अलग थ्योरी आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो कौन सी, किस अप्रोच से आप जाना चाहते हैं, और फिर उस अप्रोच में सक्सेस होने के भी चांसेस होते हैं और फेलियर का चांस भी रहता है। खैर, बट ये वन ऑफ द थिंग है जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है। तो लोन दिया गया, ठीक है, कि तुम लोन लो, और तुम मतलब दिया गया, तो कितना फाइनेंस बढ़ाया गया, कितना डबल कर दिया गया। जैसे अभी मोदी जी बात कर रहे हैं फार्मर्स की आय दुगनी करने की, यहाँ पे डबल किया गया, उनको फाइनेंस दिया डबल की, ठीक है। तुम अगर पहले 100 रुपए दे मिल जाते थे आसानी से, अब 200 रुपए मिल जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, जो 1968 से 1973 के टाइम की बात है, तो इस टाइम फाइनेंस डबल हो गया। तो अब वो लोग ज्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खरीद सकते हैं, उनके पास इरिगेशन अच्छी सीड्स खरीद सकते हैं। तो इससे ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक बूस्ट मिला इसको, ग्रीन रेवोल्यूशन को, और देश की जो पैदावार थी, जो उपज थी, वो बढ़ने लग गई। ओके, ठीक। तो ये हो गया। इसके अलावा साथ में क्या किया गया, हमने पहली बात कर चुके, हमने रिफॉर्म्स में ही कर लिया था। लैंड को कंसोलिडेट किया गया, ठीक है, जो अलग अलग लैंड थी उसको करीब ला दिया गया, ठीक है। इसके अलावा सुना होगा, बचपन में रेडियो सुनते होंगे, ठीक है, तो रेडियो में ऐलान किए जाते थे, लाइक, या फिर ये समझिए कि एड्स आने लग गए, ठीक है। किसान, ये चैनल स्टार्ट किया गया, कौन सा? किसान चैनल, ठीक है, जिसमें कि
वो बताते थे किस तरह से आप अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, कौन से फर्टिलाइजर यूज करिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से बांटी गई। जो आज हम सोशल मीडिया पे करते हैं वो चीज उस टाइम रेडियो से होती थी, ठीक है। तो रेडियो का किसान चैनल, किसान रेडियो वगैरह, इवन किसान का सेंटर्स बनाए गए छोटे छोटे, ठीक है। वहाँ पे सेंटर्स पे लोग पहुंचते थे, सीखते थे सब चीजें। तो ये सब चीजें की गई ग्राउंड लेवल पे। ओके, अब इसके बाद ये सब चीजें हो गई, तो ये कुछ चीजें थी हमको पता था। ये रिफॉर्म जो थे ये कहाँ पे अच्छे से हो पाए, कुछ जगह पे बहुत अच्छे से हुए। और एक चीज और बतानी रह गई मुझको, लेकिन पहले कहाँ पे हो पाए, हरियाणा दिखता है ना आजकल, हरियाणा, यूपी में, कुछ इलाकों में, वेस्ट यूपी के और पंजाब वगैरह में ये रिफॉर्म बहुत अच्छे रहे, ठीक है। और आप लोग को पता है रीजन क्या है, स्टेट सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर, ठीक है। तो स्टेट की बहुत बड़े रोल था, ठीक है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट, बोथ वर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। सो ये तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो ये था कि, एक सेकेंड, मेरा मैक थोड़ा सा बैटरी खत्म हो रही है, वेट। सो ये जरा सा पेन में दिक्कत आ गई थी, खैर। तो फार्मर इनकम डबल हो गई। अब मैंने एक बात पता नहीं रह गई कि एक और चीज इंट्रोड्यूस की गई जिसपे आजकल बात भी चल रही है और हमने सुना होगा, किसकी, एमएसपी की। सॉरी, ये इसको मिटा देते हैं, असल में ये मैंने ऊपर से लिख लिख दिया एनोटेट करके, इसके पेन के थ्रू, तो यही मसला हो गया था। ये क्या गड़बड़ी कर दी। ओके, यस, बैक टू माउस एंड देन टेक दिस पेन। ओके, एंड व्हाट इज द कलर, मैजेंटा, ठीक है, मैजेंटा अलग ही पसंद है। सो सो आई वाज टेलिंग एमएसपी के बारे की। अभी एक बात चली, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी क्या होता है, ये किसी भी क्रॉप है, उस क्रॉप पे हम एक एमएसपी सेट कर देते हैं कि मिनिमम आपको इतना पैसा देगी सरकार, ठीक है। अगर आप ग्रो करते हैं, वो इवन उससे पहले सेट करते हैं बिफोर द हार्वेस्टिंग, ठीक है। और अभी इसके बारे में एमएसपी पे और तफसील में बात होगी आगे चल के। बट एमएसपी जो था, ये सरकार ने पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया, तो इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने एमएसपी, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एमएसपी, ठीक है। क्यों? ताकि रिस्क कवर करने के लिए, रिस्क कवर हो जाता है। अभी जो पूरा किसान आंदोलन चल रहा है, इसी को लेकर चल रहा है कि अभी किसानों को क्या कहा गया है कि आप अपने जो, जैसे कि किसान ने जो भी अपनी उपज है, ये मंडीज होती है, तो आप मंडी में बेच सकते हैं। साथ साथ आपको कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर भी है, प्लेयर्स भी, आप इनको ही बेच सकते हैं। तो किसान कह रहा है कि अच्छा मैं कितने बेचूं, लेकिन इनको कितने बेचूं, कोई एमएसपी सेट है क्या? तो उन्होंने कहा ऐसे उन्होंने अपने जो लॉज हैं उसमें एमएसपी को मेंशन नहीं किया, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया। सरकार हालांकि कह रही है कि आप एमएसपी पे कर सकते हैं, बट वो सब चीजें लॉ में एक्सप्लिसिटली जो हुआ पास उसमें नहीं था, तो इसी को लेकर आंदोलन चल रहा है। तो खैर, तो एमएसपी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, और खास कर एमएसपी जो मिलता है वो व्हीट एंड राइस पे, ठीक है। तो अब इस पे दे दिया एमएसपी। अभी आपको एक मसला समझ में आएगा कि इससे एक मसला भी हुआ, ये बात नहीं है कि एमएसपी से कोई फायदे ही हुआ, नुकसान भी होता है। तो अब इसका पहले पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा। सो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट से। तो पॉजिटिव है तो उसको हम रख लेते हैं ब्लू कलर से। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि हमने हाई यील्ड वैरायटीज जो थी उसको हम पैदावार कर पाए। हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, या फिर प्रोडक्टिविटी बोलूं या फिर यील्ड बोलूं, ये इंक्रीज हो गई। कितना हेक्टेयर से, 1 मिलियन हेक्टेयर से 2.5 मिलियन हेक्टेयर तक। और क्या हो गया, हम सेल्फ रिलायंट हो गए, किस पे, ठीक है, टू फीड अवर पॉपुलेशन, हम अपनी पॉपुलेशन को खिला पाते हैं। साथ में वीट, और इसमें तो हमने ज्यादा ही उपज कर ली कि हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए, एक्सपोर्ट भी करने लग गए। तो ये हमारा फायदा रहा। एक और चीज, पावर्टी, अगर आप देखेंगे तो पावर्टी कम हुई, इस टाइम पे पावर्टी कम हुई, तो पावर्टी भी हमने कम करने में सक्सेसफुल रहे। तो कुल मिला के ये सब चीजें हम कर पाए। अब क्या नहीं हो पाया, अब इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है?
ठीक। तो ग्रीन रेवोल्यूशन नेगेटिव इम्पैक्ट भी पूछे जा सकते हैं, खासकर जो लोग इसको एज अ यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए भी कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे, और कई बार आपको जब मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे, और अभी हम उसको जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहा अब उसको हम किस तरह से अब काउंटर करें, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो पहले नेगेटिव इम्पैक्ट समझना पड़ेगा। पहली जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो दिखता है मुझको, वो ज्योग्राफिकल इक्विटी नहीं आई, नो जियोग्राफिकल इक्विटी, है ना। आपकी कहीं पे ज्यादा उपज, कहीं पे कम उपज, अभी देखा ना, ये हरियाणा पंजाब में काफी सक्सेसफुल रहा, वही यूपी वेस्ट यूपी में ठीक है, ईस्ट यूपी में कम, उससे बिहार में जाके देखिए या और जगह देखिए, तो देयर इज अ इनइक्वालिटी, इक्विटी की बात नहीं हुई, ठीक है। तो वो चीज है। दूसरी चीज क्या हुआ, वाटर का वेस्ट बहुत ज्यादा हुआ, वाटर वेस्ट, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी इंट्रोडक्शन क्या किया, ट्यूबवेल आपने लगा दिए, पानी फीके जा रहा है, डले जा रहा है, इसकी वजह से जो वाटर का लेवल था, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल था, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल था, वो क्या हो गया, रिड्यूस, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कम हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, आपने पॉल्यूशन भी कॉज किया है बच्चों। कैसे पॉल्यूशन कॉज किया, क्योंकि अब बार बार एक ही क्रॉप उगाए जा रहे हैं, उसमें फर्टिलाइजर भी डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक तरह से आपका फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से आपने सॉइल पॉल्यूशन कॉज किया। कौन सा पॉल्यूशन कॉज किया, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। क्लास 9 में पढ़ा होगा साइंस की बुक में कि पॉल्यूशन तीन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, तो सॉइल पॉल्यूशन हमने कॉज किया। इवन एक प्रॉब्लम ऑफ कैंसर इन मालवा डिस्ट्रिक्ट, इसका एक प्राइम एग्जांपल है, ओके, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। नाउ देन नेक्स्ट थिंग इज फोर्थ आई वांट टू डिस्कस इज, आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया, या फिर मोनोकल्चर कर दिया, इसे कहते हैं मोनो पॉली कर दिया, मोनोकल्चर कर दिया, किसका, वीट उगाए जा रहे हैं और राइस उगाए जा रहे हैं, तो वीट और राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो फर्टिलिटी जो, अगर और पता है हमने पढ़ा था, ये भी 9th क्लास में ही पढ़ लिया था ना, कि क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए और एक साथ ज्यादा क्रॉप उगानी चाहिए, मिक्स क्रॉपिंग करनी चाहिए, कई तरह की चीजें पढ़ी थी पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग में। सो यहाँ पे आपने ट्रेंड सेट किया है, इसकी वजह से क्या हो गया है कि आपका जो फर्टिलिटी है लैंड की, फर्टिलिटी ऑफ लैंड वो हो गई है कम, आपने फर्टिलिटी ऑफ लैंड को कर दिया है कम, ठीक। तो ये आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है एक ट्रेंड सेट करके, ठीक है। जो फिर भी इतना सब उगाने के बाद भी आप इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, इंपोर्ट स्टिल देयर, अभी भी आपको कुछ कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही, ठीक है। जैसे कि क्या इंपोर्ट कर रहे थे, पल्सेस को इंपोर्ट कर रहे थे आप ना, तो अभी भी पल्सेस आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही थी, तो ये इसके बाद इवन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन आपको ये दिक्कत आई, ठीक है। दूसरी एक और प्रॉब्लम इस तक खड़ी हुई, डेप्थ की प्रॉब्लम, क्योंकि जो किसानों ने लोन लिया, जो कई बार उपज अपनी बढ़ाई है, तो इनफर्टिलिटी ऑफ लैंड के बाद मान लीजिए अभी स्टार्टिंग में तो खूब सारी पैदावार बढ़ गई एकदम से, ठीक है, देयर इज अ, मैं एक मानता हूँ, पहले कम कम थी, एकदम से स्पाइक आया, ठीक है, लेकिन फिर ठीक है पहले ज्यादा रहेगी, फिर उतना स्पाइक नहीं रहा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई फर्टिलाइजर यूज करने से, ठीक, फर्टिलिटी लॉस हुआ आपका, आपने क्रॉप रोटेशन नहीं किया, तो इसकी वजह से फर्टिलिटी लॉस हुई, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में दिक्कत आई लैंड पे, तो ये स्पाइक रहा, फिर कम हुआ, और यहाँ पे जो स्पाइक लाने के लिए आपने क्या लगाया, आपने इन्वेस्ट किया, कॉस्ट इन्वेस्ट करी ना, पैसा लगाया था, आपने इक्विपमेंट खरीदे थे महंगे, आपने इरिगेशन सिस्टम के लिए अपने वो ट्यूबवेल वगैरह लगवाए थे, आपने महंगी हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स खरीदे थे, तो ये सब चीजें आपने इसको कैसे खरीदा था, बैंक गए थे, कौन से बैंक गए थे, वो सरकार ने सेट किया था, कौन सा, रूरल बैंक, तो रूरल बैंक गए थे, वहां से आपने लोन लिया था, तो ये लोन तो आपको चुकाना है ना, तो ये लोन कैसे चुकाएंगे, अभी आपने लोग सोचे चुका लेंगे, उपज इतनी रहेगी, लेकिन वो कम हो गई। सो ये एक डेब्ट क्राइसिस इसकी प्रॉब्लम है, इवन अभी सुना होगा किसानों को डेब्ट क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, किसानों को लेना पड़ता है अक्सर लोन, और फिर आत्महत्या की जो कहानियां सुनते हैं कि इतने किसान ने आत्महत्या की, जिसके रिकॉर्ड वगैरह डेटा भी सही से अवेलेबल भी नहीं दिखाती गवर्नमेंट कई बार, तो वो कहीं ना कहीं इसमें इसने मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं पहले नहीं था, पहले भी था, बट इससे भी उसमें कोई कमी नहीं आई, इसमें डेप्थ की वजह से क्राइसिस हुआ, ठीक। तो उसको भी अब डील करना था, ये एक रिक्वायरमेंट रही, ठीक है। किसान के कर्ज माफी की बात होती है, तो इलेक्शन होता है तो खासकर कर्ज माफी की बात होती है, ठीक है।
और इस पे बात होती है। तो अभी एक चीज और आप पढ़ सकते हैं, लास्ट टाइम जो इलेक्शन का एजेंडा था 2019 का, तो आप देखिएगा बीजेपी और कांग्रेस का क्या एजेंडा था, ठीक है। जिन्होंने बात की थी कि फार्म इनकम डबल करने की, और राहुल गांधी ने भी एक बात की थी ना कि किस तरह से कि वो तब 72,000 रुपए पर फैमिली देंगे, और जो भी बात हुई थी, तो उसके बारे में पढ़िएगा। और अगर वो कोई चीज इतना पैसा देगा तो पैसा आएगा कहाँ से, देश के बाद पैसा चलता कैसे, तो वो सब देखने के लिए भी खैर मेरे वीडियोस देखते रहिए। आई विल शेयर ऑल दोज ऑल्सो जब टाइम आएगा। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर वहां चला गया तो मैं, तो या ओके। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इसमें मैं आपको हिस्ट्री बता दूंगा, मैंने हिस्ट्री बता दी, मैंने आपको रिफॉर्म्स बता दिए, मैंने आपको इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बता दिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से फूड मैनेजमेंट कैसे होता है इंडिया में, कि हमने कैसे मैनेजमेंट किया है, हमारे पे क्या क्या टूल्स हैं फूड को मैनेजमेंट के लिए, एमएसपी वगैरह क्या है, टूल्स क्या है फूड मैनेज करने के, और एमएसपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, सब चीज़ों को देखेंगे थोड़ा सा। और साथ में जो मैंने खाना, जो मेरे पास फूड के प्रोडक्शन वो इसको स्टोरेज कैसे करते हैं, ठीक है। स्टोरेज की वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा। इसके अलावा स्टोरेज की एक छोटी सी वीडियो और डालूंगा क्लिप, क्योंकि स्टोरेज का टॉपिक क्लास 9th में भी था। तो जो बच्चे क्लास 9th के साथ देख रहे हैं, या फिर जो जिनको बस थोड़ा सा स्टोरेज के बारे में जानना है, उस छोटी सी क्लिप को देख करके जान सकते हैं कि स्टोरेज कैसे करते हैं, ठीक है। और किस तरह से, क्योंकि स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका जो फूड है उसको कैसे स्टोर करना चाहिए। मतलब लाइक देखा है ना, सड़ जाता है कई बार, टमाटर सड़ गया या आलू सड़ जाता है, पूरी प्याज पड़ी हुई है, स्टोरेज प्रॉब्लम है कि कभी ज्यादा यील्ड हो गई तो स्टोरेज ही नहीं है भाई। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। तो उसको कैसे काउंटर करती है गवर्नमेंट को, उसको उसको कैसे और क्या क्या चीजें उस पर करनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले बेसिक जान लेंगे, इसके बाद उसमें थोड़ा डिटेल में देख लेंगे कि लोगों ने क्या क्या अपने सुझाव रखे हैं, ठीक है। कुछ एडिटोरियल्स में बातें हुई हैं उस पर लेकर के, तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, घंटी भी दबा सकते हैं। बस और कुछ मत करिए, इतना काफ़ी है करने के लिए। इसको स्टॉप शेयर कर लेते हैं हम। ठीक ठीक है। सो ओके, टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ, काजी नूरुल मतीन।